8 वर्षों के अंदर जो बैंक घोटाले हुए हैं वो राशि है लगभग 5,50,000 करोड़। 5,50,000 करोड़ के बैंक घोटाले हो गए हैं और लोग पैसा लेके भाग लिए। तो देश की अर्थव्यवस्था से क्या आप सहमत हैं? जो देश की स्थिति अभी है, जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, ये हालत बड़े ही चिंताजनक है। और हम लोग श्रीलंका से ज्यादा पीछे नहीं है, श्रीलंका के आसपास ही चल रहे हैं। कभी भी भारत के अंदर इतनी विस्फोटक स्थिति हो सकती है। देश पे विदेशी कर्जा बहुत बढ़ चुका है। मतलब कहने का यह है कि रूस, यूक्रेन, सोवियत संघ, वेनेजुएला और श्रीलंका के बाद अब भारत की बारी है। यहाँ पर 2 रुपए किलो आटा, 20 रुपए किलो दाल देने के बाद में अब फ्री पानी, फ्री बिजली की भी सुविधा दे दी जा रही है। मगर कहीं पर भी पढ़ाई की बात ही नहीं होती। फ्री पढ़ाई होगी या फ्री रोजगार मिलेगा, आपको दिया जाएगा, ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है। हाँ, ये जो इनका जो इकोनॉमिक मॉडल है, इसका जो मॉडल है, विदेशियों से उधार लो, उधार लेकर के उसको कुछ पैसा खा जाओ और लोग विरोध नहीं करें तो कुछ लोगों को फ्री में या मुफ्त में या कम पैसों में कुछ चीजें बांट दो। जनता को 2 रुपए किलो चावल दे दिया, 2 रुपए किलो गेहूं दे दिया या भरपेट खाना दे दिया कुछ दिनों के लिए, तो जनता आपका विरोध नहीं करेगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर तरुण कोठारी जी से। डॉक्टर तरुण कोठारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डॉक्टर कोठारी, आपकी कोरोना पे तो हम सभी ने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब ने आपका चैनल भी हटा दिया था। आज हम बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था पर। तो देश की अर्थव्यवस्था से क्या आप सहमत हैं? जो देश की स्थिति अभी है, जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, ये हालत बड़े ही चिंताजनक है। और हम लोग श्रीलंका से ज्यादा पीछे नहीं है, श्रीलंका के आसपास ही चल रहे हैं। कभी भी भारत के अंदर इतनी विस्फोटक स्थिति हो सकती है। देश पे विदेशी कर्जा बहुत बढ़ चुका है और महंगाई की दर खुद आरबीआई कह रही है, कि जो महंगाई की दर है वो बढ़ने वाली है। अगले कुछ महीनों में महंगाई और अधिक तेजी से बढ़ेगी। साथ में आरबीआई का ये कहना भी है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है, जो उन्होंने अनुमान लगाया था, उससे कम होगा और अगले साल ये 4% या 5% के आसपास ही ग्रोथ रेट रहेगी। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने महामारी, तथाकथित महामारी के दौरान सबसे कम ग्रोथ रेट -24% ग्रोथ रेट भारत की थी दुनिया के अंदर। उसके बाद से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो जो देश है वो बिल्कुल गड्ढे में जाने वाला है। जिसकी बात हो रही थी कि अच्छे दिन आएंगे, अब तो हम तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बुरे दिन कब जाएंगे। क्योंकि आप देख लीजिए, अभी हम पिछले 8 वर्षों को आंकड़ा देखें तो करीब 8 वर्षों के अंदर जो बैंक घोटाले हुए हैं वो राशि है लगभग 5,50,000 करोड़। 5,50,000 करोड़ के बैंक घोटाले हो गए हैं और लोग पैसा लेके भाग लिए। जो आपके बट्टा खाता है, सरकार का जो बट्टा खाता है, उसमें 10,86,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में सरकार के हैं। एनपीए पिछले 8 सालों में जबरदस्त बढ़ा है और लगभग ये आपके 21 लाख करोड़ के आसपास एनपीए पहुंच गया है। तो हम देख लीजिए किस प्रकार से देश की स्थिति हो रही है। बड़ी ही गंभीर और खतरनाक आर्थिक स्थिति है और देश विदेशी षड्यंत्रों के चंगुल में फंसा हुआ है और वहां से निकालने की इच्छा शक्ति या निकालने का विजन कोई भी इस सरकार में परिलक्षित नहीं होता है। मतलब कहने का यह है कि रूस, यूक्रेन, सोवियत संघ, वेनेजुएला और श्रीलंका के बाद अब भारत की बारी है। भारत तो ये अभी मीडिया में हमको बताया नहीं जाता है कि भारत की वास्तविक स्थिति क्या है। मीडिया आपको एक जो कुछ लोगों की छवि बनाने में लगी हुई है।
भारत की स्थिति श्रीलंका के बराबर है, मतलब श्रीलंका से हम अच्छी हालत में नहीं है। अभी आप देख लीजिए, नींबू की महंगाई तो एक मामूली सी बात थी, है ना, एक बहुत बड़ा फैक्टर हम नहीं मानते। यदि अगर कंपेयर करेंगे तो श्रीलंका का रुपया और भारत का रुपया पहले से ही जो है, भारत के 1 रुपये में श्रीलंका के 4.25 रुपये होते हैं। और दूसरी तरफ जब हमारे यहाँ पर नींबू 400 रुपये किलो तक पहुंच गया, तो वहां भी 300-400 रुपये किलो था। तो जब, लेकिन वहां का जो रुपया है वो बहुत ही टूटा हुआ हमारे मुकाबले। तो वास्तविक स्थिति देखी जाए तो हम श्रीलंका के आसपास है, हमारी स्थिति बहुत ही खराब है। और जिस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जो हमको लोन देती है, या जो हमको हमारे ऊपर कई तौरों पर से नियंत्रण लगाती है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे WHO हो, चाहे IMF हो, ये सारी संस्थाएं भारत के हित में नहीं है। ये संस्थाएं कुछ विकसित देशों ने बनाई है, अपने हित के लिए बनाई है, और भारत को अब चाहिए कि इन संस्थाओं से खुद को मुक्त करें। मतलब कहने का ये है कि विदेशी शक्तियों के अधीन भारत काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था तो हिंदुस्तान के अंदर जो कुल अंग्रेज थे, कभी भी किसी भी समय 1 लाख से अधिक नहीं थे। 1 लाख से कम अंग्रेज हिंदुस्तान में, और करोड़ों की आबादी यहाँ पर थी, उसको उन लोगों ने नियंत्रित किया। अब जो तकनीक है उनके पास में, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, उसके हिसाब से उनको हिंदुस्तान में रहने की आवश्यकता नहीं है। अब तो वो विदेश में बैठ करके ही सब कुछ नियंत्रण में कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में पूरी तरह से हमारा देश दिखने में लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी है, हमारे मुख्यमंत्री जी है, हमारे राष्ट्रपति जी है, लेकिन सारी व्यवस्था है बाहर से तय होती है। वो ये तय करते हैं कि हमारा कहाँ कहाँ किस प्रकार से फंडिंग हमारा खर्च होगा, हमारा पैसा खर्च होगा, और उसी प्रकार से उसी अनुरूप में, उसी मात्रा में, उसी प्रतिशत में भारत सरकार वो पैसा वहां खर्च करती है, उसी के हिसाब से बजट बनाती है। तो ये पूरा ही पूरा वैश्विक जाल में हम लोग फंसे हुए हैं। और ये जितने भी वैश्विक संगठन बने हुए हैं, चाहे वो यूनेस्को हो, चाहे UN हो, चाहे WHO हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, ये सब के सब षड्यंत्र, ये सब षड्यंत्र का ही संस्था है, और हमको इनके चंगुल से मुक्त होना है, उनसे छुटकारा पाना है। बदहाल आर्थिक व्यवस्था से भारत कैसे बाहर निकल सकता है? देखिए, भारत को अपनी जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा। जब तक हम अपनी जड़ों की तरफ नहीं लौटेंगे, तब तक हम देश को आर्थिक महाशक्ति नहीं बना सकते, है ना। जब बात करते हैं 17वीं शताब्दी की, 16वीं शताब्दी की, 15वीं शताब्दी की, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। पूरी दुनिया के वैश्विक व्यापार में हमारा 30%, 35%, 40% हिस्सेदारी होती थी, जो आज मुश्किल से 1%, 2% के आसपास भी नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे देश का कितना डिग्रेडेशन हुआ है। आजादी के बाद देखिए, आजादी के समय 1 रुपया, 1 डॉलर, 1 पौंड बराबर था, और आज 1 रुपया, 1 पौंड, 1 डॉलर की बात करें तो डॉलर, पौंड तो 100 से ऊपर पहुंच गया, डॉलर भी 70 से ऊपर पहुंच गया। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो वेटेज है, मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, और अवमूल्यन का कारण ये है कि हमने तरक्की नहीं की है। बेसिकली ये तरक्की जो है वो आभासी है। बाकी देशों ने जितनी तरक्की की उसके मुकाबले हमारी तरक्की बहुत कम है। तो अब इस चीज के निकलने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय, और बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा आज का। लेकिन फिर भी मैं मोटी मोटी बात करूं तो हमें अपने खुद को, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए, हमारा जो गोल है आर्थिक महाशक्ति का, उसको पूरा करने के लिए 3 पार्ट में हम अपने एक्शन डिवाइड कर सकते हैं। शॉर्टकट, मीडियम कट, लॉन्ग टर्म। बोला कुछ कदम हमें फटाफट उठाने होंगे, कुछ हमें थोड़ी दिनों के बाद रिजल्ट मिलेंगे, कुछ के रिजल्ट थोड़ा और लेट के बाद मिलेंगे, लेकिन फिर भी मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, जो विदेशी निवेश जो होता है, वो विदेशी निवेश नहीं होता है। विदेशी निवेश शब्द एक बहुत बड़ा धोखा है देश की जनता के साथ में। वो विदेशी कर्जा होता है, जिसे हम विदेशी निवेश कहते हैं, वो निवेश नहीं है, एक प्रकार का कर्जा है। विदेशी निवेश चाहे कितना ही बढ़ा दो, वो आपका कर्जे में ही अल्टीमेटली गिनती होती है। और जो लोग ये विदेशी निवेश करते हैं वो अपना पैसा वापस निकाल लेते हैं, और हमारे पास एक तो कर्जा बचता है और कर्जे का इंटरेस्ट बचता है। तो हमारे पास जो विदेशी निवेश की जो बात है, भारत को किसी प्रकार की विदेशी निवेश की आवश्यकता नहीं है। हम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकते हैं। हमारे पास अपना एक अर्थशास्त्र है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात, जितनी भी विदेशी कंपनियां देश में काम कर रही है, 5000 से अधिक विदेशी कंपनियां इस समय देश में काम कर रही है। सभी कंपनियों को देश से बाहर निकालना होगा, उनको बोरिया बिस्तर समेट के बाहर बेचना होगा। तब जाकर के हम अपने देशी उद्योग धंधों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें प्रमोट कर सकते हैं।
उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं। तो विदेशी कंपनियों के षड्यंत्र में जो भारत चूंकि फंसा हुआ है, इसलिए इन कंपनियों को बाहर निकालने मात्र से बेरोजगारी की समस्या भी काफी हद तक हमारी हल हो जाएगी। और देखिए, आयुर्वेद आयुर्वेद में इतनी ताकत है, तो हम चाहें तो 5 करोड़ नए रोजगार आयुर्वेद के अंदर पैदा कर सकते हैं। अभी क्या होता है, कहीं एक दवाई बनती है एलोपैथिक किसी कंपनी में, वहां से वो किसी बड़े सिटी में आती है, जो CNF जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, उसके बाद में वो नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है, फिर नीचे गांव में बिकती है। ये जो हम आयुर्वेद का जो सिस्टम लॉन्च करें, उसमें ऐसा उल्टा सिस्टम बनाए कि भैया दवाइया गांव से बन के आए, गांव में जो रॉ प्रोडक्ट बना हुआ है, क्योंकि जो आयुर्वेदिक दवाई का तो गांव में से रॉ प्रोडक्ट मिलेगा, सारा रॉ मटेरियल पैक होकर के गांव से आए, गांव से, और कुछ वहीं पर बंद करके दवाई के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में बंद करके फिर वो आगे से आगे बढ़ता जाए, वहां से गांव से निकल के आए, जो उनके उपभोग के लायक वो वही रुक जाए, आगे वो फिर आगे कस्बे के अंदर भेजे, जहां पर कस्बे के लोग जितना उपभोग कर सकते हैं, आगे डिस्ट्रिक्ट पे आए, डिस्ट्रिक्ट से फिर बड़े शहरों में आए। तो ऐसे हम एक रिवर्स चेन शुरू कर सकते हैं। इससे हमारी बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का जो माइग्रेशन जो होता है बड़े शहरों की तरफ, वो माइग्रेशन रुकेगा, और साथ में एक नए रोजगार बनेंगे, और भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के अंदर हमारा वो मददगार हो सकता है। डॉक्टर कोठारी, यहाँ तो वोटरों को तरह तरह के लालच दिए जाते हैं, मुफ्तखोरी की आदत डाली जा रही है, विकास के वादे कहाँ गए? किस तरीके से विकास हो सकता है फिर यहाँ पे? देखो, भारत में पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, चाहे वो केंद्र सरकार पे हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, है ना, ये बात आपकी ठीक है कि दोनों ही लोग अपने अपने तरीके से लुभाने की कोशिश करते हैं। तो बात विकास की यहाँ पर हो रही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है विदेशी पूंजी, जिसे हम विदेशी पूंजी कहते हैं, जिसे विदेशी निवेश कहते हैं, वो बेसिकली लोन है। और जब हम लोन लेते हैं तो हमारे पास जो पैसा आता है, उस पैसे का मिसयूज किया जाता है। सरकारें उस पैसे का मिसयूज करती है, उस पैसे को सरकारी अधिकारी खा जाते हैं, सरकारी कर्मचारी खा जाते हैं, कुछ नेता लोग खा जाते हैं, जनता को कुछ मिलता नहीं है। तो इन नेताओं को बड़ा मजा आता है, ठीक है विदेश से लोन ले लो और अधिकारी और कर्मचारी मिलकर पैसा खा जाएंगे, आगे वाली जनरेशन जो चुका करेगा। आज की तारीख में प्रत्येक हिंदुस्तानी के ऊपर 1 लाख रुपए का मोटा मोटा कर्जा है। 138 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हमारे देश का भी मोटा मोटा है। तो कुछ और हमको उपाय करने पड़ेंगे, जैसे कि शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी करनी पड़ेगी हम लोगों को। इसके साथ में जो डॉलर है, जो हमने अपना रिजर्व करेंसी डॉलर को रखा हुआ, डॉलर तो कुछ नहीं है, डॉलर की कोई वैल्यू नहीं है, जब चाहे सरकार डॉलर बंद कर सकती है। और डॉलर के अगेंस्ट में गोल्ड भी आपके साथ में नहीं मिलता है। तो हमें डॉलर को रिजर्व करेंसी से हटा करके गोल्ड को रिजर्व करेंसी बनाना होगा। साथ में विदेशियों के साथ जो हमारा व्यापार होता है, जो डॉलर में होता है, वो डॉलर में नहीं हो, वो गोल्ड में हो या सिल्वर में हो, वो व्यवस्था करनी पड़ेगी। साथ में इंपोर्ट हमारा बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा, जो बहुत ही जरूरी है, जो हमारे देश में नहीं है, उसको छोड़ करके इंपोर्ट बंद करना पड़ेगा। मैं आपको बड़ी हैरानी की बात बताना चाहूंगा कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर, कोयला सबसे अधिक भारत के अंदर है, और भारत कोयला इंपोर्ट करता है, कोयला आयात करता है, इंडोनेशिया से करता है, ऑस्ट्रेलिया से करता है, अमेरिका से करता है। मतलब ये आप अपने पास कोयले का भंडार है, आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे, और आप विदेशी प्रेशर में आके, विदेशी दबाव में आकर के बाहर से आप आयात कर रहे हैं। अभी आप देखिए, भारत का जो आयात है वो बढ़ गया है, और जो निर्यात, ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट हमने बढ़ा है, लेकिन एक्सपोर्ट जो बढ़ा है वो कम बढ़ा है, इंपोर्ट उसके मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इंपोर्ट 62% बढ़ा है और एक्सपोर्ट 23% बढ़ा है। तो सरकार मतलब कहाँ पर है देश में? ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि ये सरकार के पास कोई विजन है, कोई स्टेटमेंट है, कोई सोच है, ऐसा कुछ नजर भी नहीं आता। भारत में सड़क पर चलोगे तो टोल लगेगा और स्कूल में पढ़ोगे तो डोनेशन लगेगा, पर इसके अलावा कोई और हमें नज़र ही नहीं आता है कि क्या किया जाए ऐसा कि जिससे ये वित्तीय संकट टल जाए। अभी आप देखिए, अगर गाड़ी कोई खरीदता है तो पहले से वो रोड टैक्स देता है। अब रोड टैक्स देगा, उसके बाद में गाड़ी पार्क करेगा तो पार्किंग टैक्स भी देगा, और फिर अगर वो सड़क पर जाएगा तो टोल टैक्स भी देगा। तो ये देश की बहुत ही बुरी स्थिति है। इस समय देश की जनता से ज्यादा पैसा लूटा गया है ना। आप देखें कि जो पेट्रोल और डीजल है, पेट्रोल और डीजल पे जो कर है, जो टैक्स है, पूरी दुनिया के 205 देशों में मिला करके सबसे अधिक कर
सबसे अधिक पेट्रोल डीजल पर कर हिंदुस्तान की जनता के ऊपर है। इतना कर कोई नहीं लेता है। इसका मतलब हमारा देश जो वास्तविक रूप से एक बहुत ही बड़े गहरे षड्यंत्र में फंस चुका है, और इसको निकालने के लिए, जैसे मैंने बताया अभी आपको, एक तो विदेशी निवेश हमको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, विदेशी कंपनियों को यहाँ से भगाना पड़ेगा, और साथ में हमारा जो इम्पोर्ट है, जो आयात हमारा हो रहा है, वो आयात पूरी तरह से रोकना होगा, और जो जो बहुत ही असेंशियल है उसको छोड़ करके बाकी के सारा आयात हमको बंद करना पड़ेगा। अगर ये हम करते हैं तो हम देश को वापस उठा सकते हैं, अदरवाइज देश दिन पर दिन और अधिक घटते हुए जा रहा है। यहाँ पर 2 रुपए किलो आटा, 20 रुपए किलो दाल देने के बाद में अब फ्री पानी, फ्री बिजली की भी सुविधा दे दी जा रही है, मगर कहीं पर भी पढ़ाई की बात ही नहीं होती। फ्री पढ़ाई होगी या फ्री रोजगार मिलेगा, आपको दिया जाएगा, ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है। फिर कैसे आप अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात सोच सकते हैं? हाँ, ये जो इनका जो इकोनॉमिक मॉडल है, इनका जो मॉडल है, विदेशियों से उधार लो, उधार लेकर के उसको कुछ पैसा खा जाओ, और लोग विरोध नहीं करें तो कुछ लोगों को फ्री में या मुफ्त में या कम पैसों में कुछ चीजें बांट दो। जनता को 2 रुपए किलो चावल दे दिया, 2 रुपए किलो गेहूं दे दिया, या भरपेट खाना दे दिया कुछ दिनों के लिए, तो जनता आपका विरोध नहीं करेगी। तो ये विदेशियों से कर्ज लेना, कर्ज लेकर के उस कर्ज को अधिकांश पैसा नहीं खा जाते हैं, और थोड़ा बहुत पैसा जो होता है जनता में बांट देते हैं, ताकि जनता के अंदर विरोध नहीं हो। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को हम समझाने का प्रयास करेंगे, और जब व्यक्ति की नींद खुलेगी कि ये क्या हो रहा है, हमारे ऊपर तो 1-1 लाख का कर्जा चढ़ चुका है, और देश तो अब ये गुलामी के दोबारा उस दौर में आ चुका है, जब विदेशी ताकतें बोलेगी भाई अब तो आप पैसे नहीं चुका सकते हैं, तो देश हमको दे दीजिए, है ना। बड़े बड़े बंदरगाह, श्रीलंका के बड़े बड़े बंदरगाह जो चीन ने अपने कब्जे में कर लिए, पाकिस्तान के बंदरगाह भी चीन के पास जाने वाले हैं, और बहुत जल्दी यही स्थिति रही तो भारत के बंदरगाह भी अमेरिका के पास या रूस के पास जाने वाले हैं। तो इस चीज से बचने के लिए, जैसा मैंने बताया भी आपको, देश को स्वावलंबी बनाना होगा, हमें अपना काम खुद करना होगा। विदेशी चीजों का बहिष्कार जनता के स्तर पर नहीं, सरकार के स्तर पर, सरकार जो है विदेशी चीजों का, वस्तुओं का बहिष्कार करे। कोई भी विदेशी वस्तु, विदेशी चीज भारत में नहीं बिके, और बिके तो उसके ऊपर कम से कम 400 गुना 400 टाइम्स टैक्स लगा दो, ताकि वो कोई इसको खरीदे ही नहीं। अगर हम इस प्रकार से चलेंगे तब जाकर के हम अपने देश को संकट से बचा सकते हैं। डॉक्टर कोठारी, अपने विचार हमारे सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।